Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 25th of November 2022। 25 नवंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहला सवाल है, रेड लाइन कैंपेन सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू। रेड लाइन कैंपेन इनमें से किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शंस आर फर्स्ट जेंडर इक्वालिटी, सेकंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, थर्ड इज ड्रग ट्रैफिकिंग या फोर्थ चाइल्ड अब्यूज। अच्छा सवाल है, पढ़ाया हुआ सवाल है, अगर आप बता सके तो अच्छा रहेगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के को स्टॉप करने के लिए रेड लाइन कैंपेन है। दूसरा सवाल है मार्ग पोर्टल के रिगार्डिंग। तो मार्ग पोर्टल आपके सामने है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए सही है। पहला है, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट नेविगेशन एंड इशूज एडवाइजरीज इन एंड अराउंड द इंडियन ओशन रीजन, पहला। दूसरा है, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं। विच आर द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला तो मार्ग इनिशिएटिव कोई मार्ग पोर्टल जो है किसी इंडियन ओशन रीजन के लिए नहीं, बल्कि इसका फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया गया है टू फैसिलिटेट मेंटरशिप फॉर स्टार्टअप्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, फंक्शन, स्टेजेस, जियोग्राफीज एंड बैकग्राउंड। याद रखिएगा, स्टार्टअप्स के लिए विच आर अमंग डिफरेंट स्टेजेस, जियोग्राफीज एंड बैकग्राउंड, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए, एडवाइजरी प्रोवाइड करने के लिए मार्ग पोर्टल बनाया गया है। दूसरा, ये अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज इनका तो नहीं है, रादर देन दैट इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ DPIIT, है ना, इंडस्ट्री एंड ट्रेड का जो इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड ट्रेड का जो डिपार्टमेंट है, उसका इनिशिएटिव है, DPIIT का इनिशिएटिव है। एंड ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तीसरा है, विद रेफरेंस टू द अहोम किंगडम। अहोम किंगडम के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज फाउंडेड बाय लचित बोरफुकान इन द 13th सेंचुरी इन ब्रह्मपुत्र वैली। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर एंड दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट्स वर कॉल्ड पाइक्स। तीसरा स्टेटमेंट है, द अहोम्स वर एबल टू सक्सेसफुली डिफीट द मुगल्स इन द बैटल ऑफ सराई घाट। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 and 2, 2 only, 3 only या 2 and 3, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो इसमें बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज फाउंडेड बाय द लचित बोरफुकान। तो लचित बोरफुकान के बारे में तो अभी मैंने आपको 2 दिन पहले ही पढ़ाया था कि भाई 1622 में उनका जन्म हुआ था, और 1622 में जन्म हुआ था इस कारण से वो 13वीं शताब्दी में तो उसको किंगडम को फाउंडर नहीं कर सकते थे। तो फाउंडर थे कौन? तो अहोम किंगडम के फाउंडर थे सुकफा। याद रखिएगा, सुकफा याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुकाफा, ठीक है ना। एंड दिस इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आपको याद रखनी कि ये किंगडम फॉर्म हुआ था 1228 में, एंड सुकाफा वॉज अ शान प्रिंस ऑफ मोंगमाओ, जो कि असम आए आफ्टर क्रॉसिंग द पटकाई बम माउंटेन्स। जो पटकाई बम है, जो आपका पूर्वांचल का पार्ट है, पटकाई आपको पता है कि पूर्वांचल का पार्ट है, ठीक है ना। तो दिस इज़ अ जोग्राफिकल फैक्ट एज वेल, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि पाइक्स जो हैं वो कॉर्वी फोर्स्ड लेवर्स रहते हैं जो काम करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है कि इन्होंने बैटल ऑफ सराई घाट, जो कि 1671 में हुआ था, 1671 में हुआ था, उसमें मुगल्स को हराया था। तब हाँ, कमांडर उसके लचित बोरफुकान थे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में। पहली जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस लाइटनिंग स्पीड ऑफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्चुअली जो फाइल मंगाई थी, कल मैंने आपको बताया था, उस फाइल को देखा गया। उसमें देखा उन्होंने कि 24 घंटे से भी कम टाइम लगा उस फाइल में। मतलब अगर आप गवर्नमेंट की प्रोसेस देखेंगे तो गवर्नमेंट में हालांकि प्रोसेस बहुत स्लो होती है, मतलब अगर आपने किसी चीज़ में सोच समझ के डिसीजन लिया तो एटलीस्ट 3, 4, 5 दिन तो लगेंगे उसमें, किसी भी एक गवर्नमेंट की प्रोसेस में। लेकिन जब फाइल मंगा करके देखी गई तो उसमें एक दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर, 24 घंटे से भी कम का समय लिया गया इन अपॉइंटमेंट ऑफ अरुण गोयल एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और यही चीज़ क्वेश्चन की सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया क्या प्रोसेस है, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को आप एक प्रमोटी पोस्ट बना रहे हो। मतलब एक तरीके से वो आदमी पहले सेक्रेटरी था, है ना, तो वो आदमी सेक्रेटरी था, और जैसे ही उसने VRS लिया, VRS लेने के 24 घंटे के अंदर आपने उनको एक पोस्ट प्रोवाइड कर दी इलेक्शन कमीशन की। तो कुल मिलाकर के क्या डायरेक्ट कर रहा है कि दिस इज ऑल जस्ट अ फेवर। मतलब एक तरीके से आपने उनको बोला होगा कि आप ये कर लो, फिर हम आपको बना देते हैं ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, एंड वही चीज़ हो भी रही है, ठीक है।
तो दीज आर द थिंग्स विच वर क्वेश्चन, एंड ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि उठाया गया यहाँ पे जस्टिस के.एम. जोसेफ द्वारा, ठीक है ना। तो कल आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, एक बार और रिवाइज करा दूँ। याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसको जो भी चीज़ें मिलती हैं दैट इज़ इन इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज, मतलब कि उसको रिमूव करने की प्रोसेस में भी इम्पीचमेंट होता है। लेकिन जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव करने के लिए कोई ऐसा नहीं है, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ डिस्कशन करके आप कंसल्टेशन के साथ आप कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मैंने कल ही बताया था कि कोई क्वालिफिकेशन मेंशन्ड नहीं है, नो क्वालिफिकेशन हैज़ बीन मेंशन्ड, एंड ये एक बड़ा इशू है, ठीक है ना। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो इसका टर्म एंड टेन्योर है, जो भी टर्म एंड टेन्योर है 6 साल का जो टर्म हम बोलते हैं, तो उसके लिए एक एक्ट पास किया गया है अलग से 1991 का। 1991 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें मेंशन किया गया था कि क्या टेन्योर होगा, 6 साल का टेन्योर होगा, ठीक है ना। और ये भी आपको बताया था मैंने कि 1989 तक केवल एक ही थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके बाद 1989 में अमेंडमेंट किया गया, फिर 2 एक्स्ट्रा लाए गए, फिर 1991 में फिर से हटा दिए गए 2 एक्स्ट्रा को, फिर 1993 में फिर से ला दिए गए 2 एक्स्ट्रा को। तो 1993 से फाइनली अभी 1+2 का फॉर्मेशन चल रहा है। 1+2 मतलब कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं ये थोड़ा पावर में कम है, पावर इनकी हालांकि इतनी ही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि जो रिमूवल और इन सब में है तो आप देखेंगे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है ना। डोमेस्टिक डिमांड टू हेल्प ऑफसेट डेंट इन द एक्सपोर्ट फ्रॉम ग्लोबल स्लो डाउन। अब यहाँ पे इकोनॉमी के 2-3 फैक्ट ही आपको समझ में आएंगे इस आर्टिकल में, ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन मैं फिर से रिटरेट कर रहा हूँ कि एक तो पहला तो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, इकोनॉमी में ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। दूसरा, जब ग्लोबल स्लो डाउन चलेगा तो आपकी डिमांड ग्लोबल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की कम होगी। जब ग्लोबल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है आपका एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा। अब जब एक्सपोर्ट डिक्रीज होगा तो फिर मतलब कहाँ से आप प्रोडक्शन क्यों करोगे, तो आप प्रोडक्शन करोगे अगर आपके यहाँ डिमांड ज़्यादा है। तो वही चीज़ इस न्यूज़ में बताई जा रही है कि लोकल डिमांड के कारण लोकल डिमांड ने थोड़ा एक्सपोर्ट का जो कमी था उसको ऑफसेट करने की कोशिश की है। लोकल डिमांड काफ़ी अच्छी है इंडिया में अभी भी, और वही काफ़ी इंडियन इकॉनमी को रेजिलियंट बनाए रखे हुए है, ठीक है ना। पूरा सर्कल समझ लेना आप लोग। पहले तो मैंने आपको बताया ग्लोबल स्लो डाउन होगा तो डिमांड घटेगी तो आपका एक्सपोर्ट घटेगा। अब जब आपका एक्सपोर्ट घटेगा तो फिर इसको मतलब आप प्रोडक्शन क्यों करोगे, वाई आर यू प्रोड्यूसिंग इफ योर एक्सपोर्ट इज डिक्रीजिंग, तो यू विल प्रोड्यूस इफ देयर इज अ लोकल डिमांड। तो वही चीज़ यहाँ पे इकॉनमी के जो ज्ञाता लोग हैं उन्होंने यही बताया कि इंडिया की चूंकि डिमांड अच्छी है, लोकल डिमांड अच्छी है, सो दैट इज हेल्पिंग इन ऑफसेटिंग द डिक्रीज इन द एक्सपोर्ट, वो एक्सपोर्ट के डिक्रीज को थोड़ा ऑफसेट करने की मदद कर रहा है। और दैट इज द थिंग। यहाँ पे मेन चीज़ हम लोग इकोनॉमी में ये याद रखनी है कि एक तो हमको अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है, वी हैव टू कीप द इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, क्योंकि जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तभी डिमांड भी ज़्यादा रहेगी, डिमांड भी ज़्यादा तभी रहेगी जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज़ हमको ये करना है कि हमको जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं, उनको रेजिलियंट बना करके रखना, मतलब इंडिया में प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करनी होगी। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, आप मेरे साथ यहाँ मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। वक्फ बोर्ड टू इंट्रोड्यूस एनसीईआरटी सिलेबस इन उत्तराखंड मदरसास, ठीक है ना। तो अब वक्फ बोर्ड ने एक चीज़ डिसाइड की है, एंड इसमें उन्होंने कहा है कि अब वो एनसीईआरटी का सिलेबस इंट्रोड्यूस करेंगे इन द मदरसाज ऑफ उत्तराखंड एज ऑफ नाउ, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो वक्फ क्या है, तो वक्फ बेसिकली इज़ अ प्रॉपर्टी गिवन इन द नेम ऑफ गॉड फॉर द रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वक्फ का मतलब यही होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड तो जो वक्फ प्रॉपर्टी होती है उसके मैनेजमेंट के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाता है। ऑब्वियसली आता है वक्फ बोर्ड जो रहता है उसमें एक चेयरपर्सन रहता है प्लस लगभग 2 नॉमिनीज़ रहते हैं जो कि इस्लामिक मुस्लिम्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऑलरेडी एक वक्फ एक्ट भी है जो जिसके अंतर्गत इसको मॉनिटर किया जाता है बोर्ड को एंड ऑल, ठीक है ना। तो वक्फ बोर्ड बेसिकली उत्तराखंड में डिसाइड किया उसने कि इंट्रोड्यूस करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस लगभग 103 मदरसाज में जो कि उत्तराखंड के स्टेट में चालू है, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़, एक और चीज़ हम बताएं कि वक्फ बोर्ड विल ऑल्सो ओपन मदरसाज टू चिल्ड्रन ऑफ ऑल रिलीजन्स। उन्होंने एक और चीज़ डिसाइड की है कि जो मदरसाज हैं नाउ दे विल बी ओपन टू ऑल द रिलीजन्स एंड द प्लान विल बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना। अगले साल से प्लान जो है एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू गेट सीबीएसई और उत्तराखंड स्टेट बोर्ड एफिलिएशन फॉर द मदरसाज इन द ईयर्स टू कम। इसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीबीएसई या उत्तराखंड बोर्ड का एफिलिएशन भी लेना शुरू करेंगे
फॉर द मदरसास इन द तो कुछ चेंजेस हैं जो कि करने की कोशिश कर रहे हैं वक्फ बोर्ड। नाउ लेट्स सी हाउ दे ट्विस्ट एंड टर्न, किस तरीके से वो बदलते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे है पीपल विद सिंगल नेम ऑन पासपोर्ट इनएडमिसिबल टू यूएई नाउ। यूएई ने अपनी एडवाइजरी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास केवल मतलब दोज हु आर हैविंग जस्ट सिंगल नेम ऑन देयर पासपोर्ट, जिनके पास केवल सिंगल नेम है उनके पासपोर्ट में, उन लोगों को अब इन यूएई में एडमिशन नहीं दिया जाएगा, यूएई में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो पीपल हु आर यूजिंग द पासपोर्ट्स एंड ऑल, एंड उनके पासपोर्ट में अगर केवल सिंगल नेम है, जैसे कि मान लो केवल उन्होंने सुरेश लिख दिया या केवल असलम लिख दिया ओनली, एंड देर इज़ नो सरनेम एंड ऑल, मतलब पूरा नाम जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो पीपल हु आर गोइंग टू ट्रेवल टू यूएई विल हैव टू इंश्योर दैट देयर पासपोर्ट हैव देयर प्राइमरी नेम फर्स्ट नेम एंड सेकेंडरी नेम सर नेम मैंशनड प्रॉपरली। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। केवल सिंगल नेम वन वर्ड वाले जो नाम है उनको अलाउ नहीं है। आई डोंट नो वाई दे आर डूइंग दिस, बट द न्यू गाइडलाइंस हैव बीन इंप्लीमेंटेड विद इमीडिएट इफेक्ट। यूएई के साथ ये कंडीशन है तो याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। आगे मूव करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्स व्हाइल हियरिंग जलीकट्टू केस। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें देखो अलग अलग व्यू पॉइंट्स सुन रही है। जैसे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी इज नॉट एन एब्सोल्यूट आइडिया। अब ये क्यों उन्होंने कहा है, ऑब्वियस सी बात है, जलीकट्टू का केस आप सबको पता है 2014 में आई थिंक जो जजमेंट था, वो कौन सा जजमेंट था ये लिख लो पहले आप लोग, मैं आपको बता दूं। एक तो था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराज केस 2014 का केस था जिसमें जलीकट्टू के ऊपर बैन लगाया गया था। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने बहुत सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। मैं आपको बता दूँ क्या क्या पॉइंट हाईलाइट किए हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने सबसे पहले तो यह हाईलाइट किया है कि देखो उनके साथ हम क्रुएलिटी नहीं करते। फर्स्ट थिंग इज दैट वी आर नॉट डूइंग क्रुएलिटी। इनफैक्ट वो जो भी वो बुल्स हैं उनको इतने अच्छे से रखा जाता है, दे आर नॉट जस्ट टॉर्चर्ड एंड ऑल, दे आर केफ्ट विद ग्रेट सेफ्टी सिक्योरिटी, और उनको जब तक एंड ऑफ द लाइफ दे आर ट्रीटेड विद ग्रेट पैशन एंड केयर। एंड इट्स अ स्पोर्ट, एक तरीके से स्पोर्ट है। इसको इस स्पोर्ट्स के नज़र से आप देखेंगे, कल्चरल हेरिटेज की नज़र से देखेंगे तो आपको नहीं लगेगा, दे आर द पार्ट ऑफ दैट। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट एक और है, उन्होंने ये भी कहा कि इट इज़ नॉट मेयरली एन एक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट और अम्यूज़मेंट, जैसा कि पोस्ट किया गया है कि ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं या अम्यूज़मेंट के लिए कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने क्लियर किया स्टेट गवर्नमेंट ने। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि कोई ऐसे, अगर आप देखो तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्लीकट्टू को भी ऑर्गेनाइज़ किया है और ये इंश्योर किया है कि कोई अननेसेसरी पेन या सफरिंग ना कॉज की जाए, ना ही एनिमल को ना ही ह्यूमन बीइंग को जो इन्वॉल्व हैं। इसके साथ साथ तमिलनाडु रेगुलेशंस ऑफ जल्लीकट्टू एक्ट 2009 भी इनैक्ट किया गया था इसी कारण से, ठीक है ना। क्या, तमिलनाडु रेगुलेशन ऑफ जलीकट्टू एक्ट 2009। मैंने आपको पूरे स्टेटमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अलग से मैंने इसलिए निकाले हैं ताकि आपको बिल्कुल आइडिया रहे क्लियरली क्या सब कोर्ट का कहना है, क्या स्टेट गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी कहा तमिलनाडु ने कि AWBY यानी कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया या पेटा जो हो गया, ये ज़रूर आर्ग्यू करते हैं कि क्रुएलिटी है, इनहेरेंट क्रुएलिटी है जल्लीकट्टू के अंदर, बट ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये केवल एक स्पोर्ट्स है, कल्चरल सिग्निफिकेंस रखता है। बेसिक रूल्स जल्लीकट्टू के कहीं से कहीं तक परमिट नहीं करते हैं कि बुल को यूजिंग स्टिक्स, रोप्स, नाइफ से टेम किया जाए। वहाँ पे केवल और केवल पार्टिसिपेंट जो हैं बुल को उसके हम्प को पकड़ करके ही टेम कर सकते हैं। कोई ऐसा नाइव्स या जैसा कि स्टिक्स कहा जाता था कि स्टिक्स और नाइव्स का यूज़ किया जाता है, वो सब नहीं किया जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच हैव बीन पोस्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे उन्होंने भी पूछा एक अच्छा सवाल कि एम जोसेफ ने कि भाई देखो आपको अगर मच्छर काटता है तो आप मच्छर मारते हो ना, आप मच्छर को ये तो नहीं बोलते कि चलो काट लो क्योंकि मैं आपको इसलिए नहीं मारूंगा कि क्या आपके साथ क्रुएलिटी हो जाएगी, है ना। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि बॉक्सिंग का जैसे स्पोर्ट, एक क्वेश्चन अच्छा उठाया, ये बॉक्सिंग के स्पोर्ट में सबको पता है कि उसमें चोट लगेगी, मार लगेगी, लेकिन फिर भी वो एक स्पोर्ट है, उसमें एक विल है जो कि ठीक है, आप यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट। तो ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड। अभी कोई जजमेंट नहीं आया इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट जजमेंट नहीं बता सकता, लेकिन हाँ दीज थिंग्स आर बीइंग डिस्कस्ड नाउ एंड ओवरऑल आपको आइडिया हो गया होगा कि क्या चल रहा है। अगला है अ वर्ड ऑफ एडवाइस ऑन OTT एंड द ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल। थोड़ा सा मैं आपको ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल के बारे में बता दूं, यहाँ पे इतना ज़्यादा तो नहीं लिखा है। देखो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल अभी रिसेंटली लाया गया था। आपको पता है कि टेलीकॉम में इंडिया जो है वो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम मार्केट है वर्ल्ड का। इसके अलावा गवर्नमेंट ने 100% FDI टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा मतलब छूट भी दे रखी है, मतलब
तो ऑब्वियस सी बात है, इसको रिफॉर्म करने के लिए रिसेंटली टेलीकॉम बिल लाया गया था। टेलीकॉम बिल में क्या क्या लाया गया था मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट था क्लैरिटी ऑन स्पेक्ट्रम असाइनमेंट। याद रखिएगा, लिख लीजिए आप लोग, टेलीकॉम बिल ड्राफ्ट जो आया है उसमें क्या क्या पॉइंट है। स्पेक्ट्रम असाइनमेंट में क्लैरिटी, मतलब कि बिल ने रीअफर्म किया है कि जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, देयर इज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू असाइन स्पेक्ट्रम विद और विदाउट ऑक्शन, मतलब दोनों क्राइटेरिया हैं, ऑक्शन के साथ या ऑक्शन के बिना दे कैन असाइन द स्पेक्ट्रम एंड ऑल। एंड दूसरी चीज़ ईजिंग क्रिमिनल पेनाल्टीज़, मतलब कि द बिल रिमूव्स सेवरल रिडंडेंट पेनाल्टीज़। बिल ने रिडंडेंट पेनाल्टीज़ रिमूव कर दी हैं, पहले जो केसेस में पेनाल्टीज़ लगती थी अब वो हटा दी हैं। अब जब पेनाल्टीज़ हटेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, लोगों के दिमाग से वो जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का डर है वो हट जाएगा, एंड जब वो डर हटेगा तो ज़्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो पाएगा। तीसरा है लाइसेंसिंग इंटरनेट बेस्ड ऐप। नाउ ये एक जो आर्टिकल है पूरा ये इसी के लिए लिखा गया है, इस पॉइंट के लिए ही कि अभी जो इंटरनेट बेस्ड ऐप्स हैं, मतलब कि जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, या आपका जो भी ई कॉमर्स भी, इनफैक्ट ई कॉमर्स को भी इन्होंने OTT भी प्लेटफॉर्म्स को भी इंक्लूड कर दिया है टेलीकॉम के डेफिनेशन के अंदर। तो इस आर्टिकल में एक्चुअली यही पॉइंट आउट किया गया था कि ये गलत था। आप जो OTT सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सबको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से। मतलब कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप कॉल कर सकते हो, तो भी आप मैसेज कर सकते हो, मानते हो आप ये चीज़। बट अगर आपके पास सपोज करो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो क्या आप व्हाट्सएप का यूज़ कर सकते हो, क्या आप इन सब का यूज़ कर सकते हो? अगर आप बिना आप, जैसे आपने देखा होगा कि नंबर भी, मोबाइल नंबर चाहिए, OTP चाहिए कई बार कई जगहों पे, तो क्या आप इन सब चीज़ों का यूज़ किए बिना क्या यूज़ कर सकते हो? नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई एक दोनों चीज़ें अलग हैं, दोनों को आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते हो। OTT सर्विसेज अलग हो गई, OTT सर्विसेज बिना सर्विस प्रोवाइडर के कुछ नहीं है। वहीं पे अगर आप देखें केवल अगर आपके पास सर्विस प्रोवाइडर है तो भी आपका काम चल जाएगा कॉल का, मैसेजिंग का। तो दोनों को आपने सेम तराजू में तोल दिया है, और इसी कारण से जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए लाइसेंसिंग मैंडेटरी कर दी है, और अगर उन्होंने लाइसेंसिंग नहीं ली तो क्रिमिनल पेनाल्टीज़ भी लगा दी है। तो यही उन्होंने कहा कि बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि आपको नहीं मिल पाएंगे, जैसे कि आपको स्पोर्ट्स की सर्विसेज, कई गेम्स हैं जो कि बंद हो जाएंगे, अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे बिकॉज ऑफ द लाइसेंसिंग क्राइटेरिया एंड ऑल। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं हाइड आउट करेगी। तीसरा उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के पास शटडाउन एंड सर्विलेंस पावर दे दी गई है। गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पावर है सस्पेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस के, या अगर वो देखना चाहे इंटरसेप्शन के, डिस्क्लोजर ऑफ डेटा के, है ना, एंड रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये काफ़ी ज़्यादा पावर्स हैं जो कि गवर्नमेंट के पास रहेंगी। इसके अलावा डाइल्यूट कर दी गई हैं ट्राई की पावर्स। फ्रॉम द इन द ड्राफ्ट विल यू कैन सी देयर इज अ डाइल्यूशन ऑफ द ट्राई पावर्स। तो ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसकी पावर सब गवर्नमेंट के हाथ में है डायरेक्ट। तो कई चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कंट्रोवर्शियल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारे पॉइंट्स आपको बता दिए। आगे मूव करते हैं, रशियाज न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स एंड मिलिटराइजेशन ऑफ द आर्कटिक। याद रखिएगा, अभी रिसेंटली रशिया ने अपना यकूतिया नाम का आइस ब्रेकर है जो कि आर्कटिक रीजन में लीव किया है, और अपनी पावर को शोकेस करने के लिए रशिया आर्कटिक रीजन में अपना होल्ड बिल्कुल स्ट्रांग बनाए रखना चाहता है। इसके अलावा यकूतिया जो है सर्विसेज को 2024 में ज्वाइन कर लेगा। रशियन प्रेसिडेंट ने यह भी बोला कि रोजिया नाम का एक और आइस ब्रेकर है जो कि लॉन्च करेंगे वो 2027 में, है ना, रोजिया नाम का, है ना। इसके अलावा आर्कटिका और सिबिर ऑलरेडी वर्किंग में है। आर्कटिका एंड सिबिर आर ऑलरेडी इन द वर्किंग, ठीक है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑलरेडी हो रही है। अब यहाँ पे कंट्रीज आर्कटिक की तरफ रेस क्यों लगा रही हैं? तो कंट्रीज आर्कटिक की तरफ या नियर आर्कटिक की तरफ रेस इसलिए लगा रही है क्योंकि उनको पता है कि अब मेल्टिंग आर्कटिक को कैपिटलाइज करने का समय आ चुका है ना। तो कंट्रीज आर बेसिकली रनिंग टूवर्ड्स दैट इन ऑर्डर टू कैपिटलाइज द मेल्टिंग आर्कटिक। एंड अब अंटार्कटिका, जैसे कि अगर आप देखो तो ग्लोबल कॉमन है, आर्कटिक ऐसा ग्लोबल कॉमन नहीं है। देयर इज आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक कंट्रीज हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आर्कटिक को मेंटेन करती हैं। ओवरऑल अंटार्कटिक के थोड़ा सा अलग है, इसीलिए कंट्रीज अभी रेस लगा रही हैं कि किसी तरीके से यहाँ पे हम इसको वो करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, हाँ, इंडिया ने क्या किया है, तो 2007 से ही इंडिया हैज़ एन आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम। एज मेनी एज 13 एक्सपीडिशंस जो कि यहाँ आर्कटिक के लिए किए गए हैं। देयर आर 13 एक्सपीडिशंस दैट हैव हैपेंड फॉर आर्कटिक टिल डेट। इसके अलावा इंडिया ने 2022 मार्च में ही अनवील की है पहली आर्कटिक पॉलिसी, जिसका नाम था इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा इंडिया मेंबर है 13 ऑब्जर्वर्स
मेंबर्स का इन द आर्कटिक काउंसिल? आर्कटिक काउंसिल के 13 ऑब्जर्वर हैं, उनमें से एक इंडिया भी है। आपको एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन से हैं, जस्ट आर्कटिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल टेल अस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता दूं कि इंडिया के जो रिलेशन है आर्कटिक के साथ वो स्वेलबार्ड ट्रीटी से डेट करते हैं। स्वेलबार्ड ट्रीटी आपको बता दूं 1920 में साइन हुई थी। स्वेलबार्ड ट्रीटी 1920 में साइन की गई थी। इंडिया ने 2014 और 2016 में मल्टी सेंसर ऑब्जर्वेटरी भी वहाँ पे स्टार्ट की है, कॉन्ग्स फ्योर्डन में, दूसरी अपने ग्रूवे बैडेट में लॉन्च किया। आर्कटिक रीजन की ही दो वो हैं ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि इंडिया ने लॉन्च की। इंडिया 13 ऑब्जर्वर कंट्रीज में से एक ऑब्जर्वर कंट्री भी है, ये भी आपको पता है। इंडिया हैज़ अ सिग्निफिकेंट स्टेक इन द आर्कटिक एंड इसके अलावा इंडिया में नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च, जो कि गोवा में है। इट इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, गोवा में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत आता है। NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च, गोवा, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है एंड ये नोडल इंस्टीट्यूशन है फॉर इंडियाज पोलार रिसर्च प्रोग्राम विच इंक्लूड द आर्कटिक स्टडीज़। तो NCPOR के बारे में याद रखिएगा। आई होप यू विल रिमेंबर दैट फैक्ट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे लेट मी टेल यू, RTI पोर्टल ऑफ सुप्रीम कोर्ट लॉन्च। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना RTI पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इसका एम रहेगा, द अनाउंसमेंट हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू हेल्प द पीपल टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। वो अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पीपल कैन फाइल RTI एप्लीकेशन ऑनलाइन ऑल्सो। इसको जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्टार्ट किया है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। RTI पोर्टल सेपरेट फॉर योर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगली न्यूज़ है एंटी मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च इन पुंछ मेंधार। तो यहाँ पे एंटी मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं। पीर पंजल वैली है। लेट मी शो यू द मैप। तो अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज़ द रीजन जो कि है, और ये देखो जैसे ये काराकोलम रेंजेस है, लद्दाख रेंजेस है, झस्कर रेंजेस है। ये पार्ट जो आता है ये आपका ट्रांस हिमालयन पार्ट है। दिस इज़ योर ट्रांस हिमालयन। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ट्रांस हिमालय वाज द पार्ट विच वाज फॉर्म्ड इवन बिफोर द ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेटर हिमालयाज के पहले का ये पार्ट था। और इसके अलावा यहाँ पर फिर आपकी पीर पंजल वैली है, पीर पंजल वैली। इसके बाद ग्रेट हिमालयाज आता है, द पीर पंजल रेंज इज़ देयर, पीर पंजल रेंज। एंड पीर पंजल रेंज जो है वो आपका मिडिल हिमालयाज का पार्ट है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ मिडिल या लेसर हिमालयाज कहना चाहिए। और ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल वैली के बीच में आता है आपका कश्मीर वैली। तो आप लिख लीजिए, ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजल रेंज के बीच में आता है आपका कश्मीर वैली, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट। पीर पंजल आपका लेसर हिमालयाज का पार्ट है। आगे मूव करते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री नोटिफाइज ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स 2022। तो अब एविएशन मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी रूल्स जो हैं वो अपने नोटिफाई किए हैं, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मेन जो पावर है वो एक BCAS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी को दिए गए हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के पास पावर दे दी गई है कि वो इम्पोज कर सकती है पेनल्टीज अप टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस फॉर वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स। अगर कोई एयरपोर्ट या एयरलाइंस वायलेशन करती है सिक्योरिटी मेजर्स का, तो उसके ऊपर 1 करोड़ तक का फाइन, 1 करोड़ तक का फाइन लगाया जा सकता है। पहले ये फाइन केवल 10 लाख तक का था। अब BCS के पास पावर दे दी गई है कि 1 करोड़ तक का फाइन वो लगा सकते हैं। BCS कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़। दे कैन इम्पोज अ फाइन ऑफ 50 लाख टू 1 करोड़ ऑन एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस इफ दे फेल टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी प्रोग्राम। अगर उन्होंने अपना सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं बनाया तो BCS के पास पावर रहेगा कि वो 50 लाख से 1 करोड़ तक का फाइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा कि 3 रेगुलेटर्स है बेसिकली। पहला तो जैसे ऐसा रेगुलेटर है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA। जैसे एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन हो गया, ये सारे पावर्स DGCA के पास है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS दूसरा है, BCAS है ना, BCAS, ठीक है ना। और तीसरा जो रेगुलेटर है वो AERA है, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है ना। तो AERA तीसरी बॉडी है। 3 रेगुलेटर्स हैं। अभी ICAO ने हालांकि इनको ये बोला था कि आपके पास इतने सारे रेगुलेटर हैं लेकिन उनके पास पावर्स नहीं है, तो फिर आप क्यों नहीं इनको पावर प्रोवाइड करते हो। तो इसी संबंध में ये किया गया है। और ये सारे जो रेगुलेशंस हैं वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो ICAO के रेगुलेशंस हैं उनसे मैच करते हैं। BCS के पास पावर रहेगा कि वो
अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस या सिक्योरिटी प्रोग्राम नहीं है तो पूरे एंटायर एयरपोर्ट को या एयरलाइन को वो पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस फैक्ट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, अगर हैं तो यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।